हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर की, जो कोटा डिवीजन डब्ल्यूसीआर का है। एग्जाम डेट है दोस्तों 22/10/2024 से। यहाँ पर दोस्तों मैं ये वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने दोस्तों बना दिया है। पार्ट 1 में 55 क्वेश्चन थे और 55 से लेकर 110 तक मैं इस पार्ट 2 में आपको कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सभी के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये रहा पेपर है। पेपर दोस्तों आपको मैंने बताया कि पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पेपर दोस्तों यहाँ पर ओनली इंग्लिश भाषा में दिया हुआ है। जो कोटा डिवीजन ने पेपर अपलोड किया है, पीडीएफ अपलोड की है, वो ओनली इंग्लिश से में की है। मैं आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराने वाला हूं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, पेपर मैंने पार्ट फर्स्ट में करा दिया था 55 क्वेश्चन। आप पार्ट फर्स्ट देख लें और उसके बाद दोस्तों ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में मैं यहाँ पर आपको 56 से कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 से आपको यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों 56 में कहा गया है कि एक्रॉयड फार्मूला जो रिलेटेड, जो एक्रॉयड फार्मूला है वो किससे रिलेटेड है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्रॉयड फार्मूला, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि कैलकुलेटिंग द मिनिमम पेंशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो दोस्तों ये गलत है। दूसरा देखिए, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल इक्विवेलेंटी, ये भी गलत है। और देखिए दोस्तों अगला ऑप्शन डी में कैलकुलेटिंग मिनिमम मंथली सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो दोस्तों ये यहाँ पर राइट आंसर है। ये यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर है। जो एक्रॉयड फॉर्मूला है इसे किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। तो ये वालेस रोडेल रोडेल ऑक्रॉयड द्वारा दिया गया था। ऑक्रॉयड द्वारा दिया गया था, इसलिए इस फॉर्मूला का नाम ऑक्रॉयड फॉर्मूला रखा गया है। और इसमें कैलकुलेटिंग मिनिमम मंथली सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर उम्मीद कार्ड, कि उम्मीद कार्ड नॉट ट्रू कथन, मतलब उम्मीद कार्ड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इट इज ओनली फॉर सर्विंग एम्प्लॉइज। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सर्विंग जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो एम्प्लॉई पेंशन वाले हैं उनको भी ये उम्मीद कार्ड मिलता है। इसके अलावा जो कर्मचारी है उसके परिवार वालों को भी उम्मीद कार्ड मिलता है। तो ये इसका गलत हो गया। बारकोड दोस्तों ये भी गलत है। इट इज ए बारकोड बेस्ड, बारकोड नहीं होता है। इट इज जॉन वाइज वैलिडिटी, तो जॉन वाइज वैलिडिटी भी इसके दोस्तों नहीं होती है, सभी जगह होती है। इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज ए राइट, जो कि तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। अगला क्वेश्चन देखिए 58, हाउ लॉन्ग मे एन एम्प्लॉय बी परमिटेड टू रिटेन द क्वार्टर ऑन नॉर्मल रेंट वाइल ऑन एक्स इंडिया लीव। एक्स इंडिया लीव, जो भारत से बाहर जो कर्मचारी है यदि छुट्टी लेता है तो उसको कितने दिन की छुट्टी दी जा सकती है सामान्य किराए पर। ये छुट्टी ली जाती है और उसका जो आवास है वो कितने दिन तक सामान्य किराए पर दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से दूरी बाहर जो छुट्टी लेता है तो सामान्य किराए पर आवास कितने समय तक रखने की अनुमति दी जा सकती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में देखिए 180 डेज, 180 दिन तक दोस्तों सामान्य किराए पर उस कर्मचारी को अनुमति दी जा सकती है। 180 दिन मतलब 6 माह की दोस्तों यहाँ पर अनुमति दी जा सकती है। दोस्तों कुछ आपको मैं और बता देता हूँ कि स्थानांतरण मतलब स्थायी स्थानांतरण पर 2 माह तक दोस्तों सामान्य किराए पर और 6 माह तक, लास्ट 6 माह तक दिया जा सकता है जो दोगुने किराए पर।
दोगुने किराए पर दोस्तों उसको दिया जा सकता है। स्थायी स्थानांतरण की बात कर रहा हूं तो स्थायी स्थानांतरण में 2 माह तक सामान्य किराए पर और 6 माह तक दुगने किराए पर उसको दिया जा सकता है। सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के में भी दोस्तों ये 4 माह पर सामान्य किराए पर दोस्तों अनुमति दी जा सकती है कि 4 माह तक सामान्य किराए पर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर अगले की बात करें कि सेवा काल में यदि मृत्यु हो जाती है, किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो 24 माह तक दोस्तों उसको अनुमति सामान्य किराए पर दी जा सकती है। और उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि यदि पोस्टिंग स्थल पर निजी आवास नहीं है, कि जो पोस्टिंग स्थल है उस पर निजी आवास नहीं है, तो 24 माह मतलब 2 साल तक उसको सामान्य किराए पर रहने की अनुमति दी जा सकती है उसके परिवार को। और यदि उसका निजी मकान है जहां उसकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग स्थल पर निजी मकान है, तो दोस्तों 12 माह तक सामान्य किराए पर दोस्तों उसको आवास दिया जा सकता है। अगला है चौथा दोस्तों कि त्याग पत्र या बर्खास्त के समय दोस्तों 1 माह का समय मिलता है सामान्य किराए पर। तो दोस्तों आप तीनों चारों पॉइंट देख लीजिए कि स्थायी स्थानांतरण पर 2 माह सामान्य किराए पर और 6 माह तक दोस्तों आपको दोगुना किराए पर मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उसमें 4 माह का समय दिया जाएगा सामान्य किराए पर के लिए। और सेवा काल में यदि मृत्यु हो जाती है तो 24 माह में कंडीशन रखा गया है कि पोस्टिंग स्थल पर निजी आवास नहीं होना चाहिए, और अगर निजी आवास है तो 12 माह के आवास के रहने की अनुमति दी जा सकती है यदि निजी आवास है पोस्टिंग स्थल पर तो। और त्याग पत्र या बर्खास्त में दोस्तों 1 माह की अनुमति दी जा सकती है सामान्य किराए पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर जो पूछा गया है तो ये 180 डेज है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 में देखिए लिखा हुआ है 59 में कि व्हेन वाज सीक्रेट वॉलेट इंट्रोडक्ट टू acquired the recognition of a railway trade union for the first time, कि पूछा गया है कि पहली बार रेलवे ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए गुप्त मतदान कब से शुरू किया गया था। तो दोस्तों गुप्त मतदान ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, 2007 से गुप्त मतदान शुरू किया गया था। सीक्रेट बैलेट इंट्रोडक्टेड 2007, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 दी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई, कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है राज्य चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसके द्वारा की जाती है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट है, उससे जो स्टेट है उसके जो गवर्नर है, यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट बोल दिया था, गवर्नर है, गवर्नर द्वारा मतलब वहां के जो राज्यपाल है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आरटीआई के बारे में आपको मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 61 से पहले कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है। संसद में दोस्तों ये 15 जून 2005 को दोस्तों ये पास हुआ था। और अगर लागू की बात करें कि लागू कब हुआ तो ये 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था। अगला देखिए 61 लीला LILA राजभाषा क्या है। तो दोस्तों ये एक मोबाइल ऐप है, ये क्या है, एक मोबाइल है ऐप है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। लीला एक मोबाइल ऐप है और इस ऐप से दोस्तों हिंदी सीखने के लिए मल्टीमीडिया आधारित शिक्षण एप्लीकेशन है, मतलब हिंदी सीखने के लिए एक शिक्षण एप्लीकेशन है। अगर दोस्तों यहाँ पर LILA की बात करें, लीला की बात करें, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है लर्न
इंडियन लर्न इंडियन लैंग्वेज लैंग्वेज थ्रू थ्रू आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्वयं शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज, ये इसका हिंदी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया था कि लीला राजभाषा क्या है। तो दोस्तों ये एक मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन देखिए 63, फी अंडर दी राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 कैन बी पेड इन दी फॉलोइंग मोड, कि आरटीआई नियम 2013 और आरटीआई नियम 2012 के तहत शुल्क का भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों कैश में भी किया जा सकता है, बैंकर चेक के रूप में भी, और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी किया जा सकता है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 के अनुसार जो फीस पे की जा सकती है वो कैश में, चेक में और डिमांड ड्राफ्ट में पे की जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 है। 64 में पूछा गया है कि दी एंट्री लेवल ऑफ द डाइटिशियन इन रेलवे। रेलवे में जो आहार विशेषज्ञ होता है, डाइटिशियन आहार विशेषज्ञ होता है, उसका शुरुआती लेवल क्या होता है। तो शुरुआती लेवल होता है उसका लेवल 7, और लेवल 7 का जो बेसिक होता है दोस्तों 44,900 से दोस्तों ये स्टार्ट होता है लेवल 7। कई बार दोस्तों कई क्वेश्चनों में कई पेपर जो हुए हैं, कई क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि लेवल 16 का बेसिक क्या है, लेवल 15 का बेसिक क्या है। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो 16 का जो बेसिक है दोस्तों 2,05,400, 2,05,400। 17 की बात करें तो दोस्तों 2,25,000, 2,25,000, और लेवल 18 की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है लेवल 18। लेवल 15 का अगर बेसिक है तो 1,82,200, ये लेवल 15 का है। लेवल 14 की बात करें, लेवल 14 की बात करें तो लेवल 14 दोस्तों 1,44,200, 1,44,200 ये लेवल 14 का बेसिक है। अगर 13 की बात करें तो 1,18,500, 1,18,500, और लेवल 12 की बात करें तो दोस्तों ये 78,000, 78,800 है, और लेवल 11 की बात करें तो 67,700 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये याद कर लें। कई बार ये पूछा गया है कि लेवल 16 का पूछा है, लेवल 14 का पूछा है। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, लेवल 7, और लेवल 7 का बेसिक मैंने आपको बताया था 44,900, 44,900। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द पेनल्टीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन ए रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज। सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है पर कौन सा दंड नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों कौन सा दंड नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है कि रिड्यूशन एज रिटायरमेंट कंप्लेंट्री पास की सेवानिवृत्ति जो पूरक पास है उसमें कमी नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए 66 से दोस्तों ये क्वेश्चन को हटा दिया गया है, जो रेलवे है उसके द्वारा दोस्तों इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है 66 को। अगला देखिए 67 नंबर देखिए कि व्हाट पेंशन कैन बी रिटायर रेलवे एम्प्लॉयज बी कंसीडर्ड फॉर बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द D&R केस अपॉन हिम एंड हर। इसमें पूछा गया है कि एक सेवानिवृत्त जो रेलवे कर्मचारी है पर D&R जो मामला है को अंतरिम रूप देने से पहले किस पेंशन पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों किस पेंशन पर विचार किया जा सकता है। फुल पेंशन, हाफ पेंशन, दोनों गलत हैं। प्रोविजनल पेंशन दोस्तों अंतरिम जो पेंशन है उस पर विचार किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रोविजनल पेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिए 68, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन द कैटेगरीज ऑफ द सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर, गुड्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर है और ट्रेन प्रबंधक जो है ट्रेन मैनेजर,
श्रेणियों में प्रत्यक्ष भर्ती कोटा का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर है 20 और 25। 20 और 25 यहाँ पर सही आंसर है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर है उनके लिए 20 और ट्रेन मैनेजर हैं जो गुड्स वाले हैं उनके लिए दोस्तों 25 यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 69। इसमें पूछा गया है कि लोकोमोटिव ऑफ ट्रैफिक रनिंग स्टाफ शैल बी ग्रांटेड ईच मंथ ए रेस्ट ऑफ एट लीस्ट डैश पीरियड ऑफ नॉट लेस देन डैश कंसल्टिव आवर्स ईच फिल इन दी ब्लैंक्स रेस्पेक्टली। ये हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि लोकोमोटिव जो या यातायात चलाने वाले जो कर्मचारी हैं को प्रत्येक माह कम से कम 5 और 22 और इसके अलावा पीरियड ऑफ द नॉट लेस देन 4:30 कंसल्टेटिव हाउ ईच फिल इन दी ब्लैंक्स रेस्पेक्टली। तो दोस्तों बोथ ऑफ दीज राइट आंसर है कि 5:22 पहले रिक्त स्थान में, दूसरे में 4:30 बोथ ऑफ दीज राइट आंसर ऑप्शन सी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 69 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज नॉट ट्रू प्रमोशन थ्रू एलडीसी कोटा, कि एलडीसी कोटा के माध्यम से पदोन्नति के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है पैनल इज ड्रॉ ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट एग्रीगेट मार्केट की पैनल इज ड्रॉ ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, कि पैनल का चयन कुल अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये गलत है। अगला ऑप्शन है देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफ थ्रो कैंडिडेट, ये भी दोस्तों गलत है। ऑप्शन दोस्तों ये राइट है। यहाँ पर पूछा गया है कि उन अभ्यर्थियों के लिए उत्कृष्ट अवधारणा है जो कुल मिलाकर कम से कम 80% अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है दीज इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर एट ए लीस्ट 80% इन एग्रीगेटेड, कि उन अभ्यर्थियों के लिए उत्कृष्ट की अवधारणा है जो कुल मिलाकर कम से कम 80% अंक प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71। विच एडवांस पेड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड इज ऑब्लिक आर इंटरेस्ट फीस, कि सरकारी कोष में दिया जाने वाला कौन सा अग्रिम ब्याज मुक्त है? 71 में पूछा गया है कि कौन सा जो एडवांस दिया जाता है रेलवे कर्मचारियों को, जो एडवांस दिया जाता है वो कौन सा एडवांस है जो ब्याज मुक्त है? तो दोस्तों फेस्टिवल एडवांस भी ब्याज मुक्त होता है। एडवांस इन दी इवेंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी, प्राकृतिक जो आपदा की स्थिति में जो अग्रिम दिया जाता है वो भी दोस्तों ब्याज मुक्त होता है। एडवांस फॉर ए लॉ सूट, मुकदमों के लिए भी दोस्तों यहाँ पर अग्रिम राशि दी जाती है ब्याज मुक्त। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए 72 में दोस्तों पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ टेम्परेरी पीरियड ऑफ शुड बी एडेड विथ रेगुलर एम्प्लॉय पीरियड इन कैलकुलेशन ऑफ एमएससीपी ऑफ रेगुलाइज्ड कैजुअल एम्प्लॉय। पूछा गया है कि जो नियमित अस्थायी कर्मचारी हैं कि एमएससीपी की गणना नियमित जो रोजगार है अवधि के साथ अस्थायी अवधि को कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन सी में दोस्तों 50% उसको जोड़ा जाना चाहिए, 50 से। एमएससीपी दोस्तों एमएससीपी की जो फुल फॉर्म है पूछी जाती है, तो एमएससीपी मॉडिफाइड एस्वर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। दोबारा से सुनिए एमएसीपी, एम से मॉडिफाइड, ए से एस्वर्ड, सी से करियर और पी से प्रोग्रेशन, और यहाँ पर एमएससीपी एस जोड़ा रहता है तो उससे स्कीम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एमएसीपी। एमएससीपी दोस्तों पूरी सेवा काल में 3 बार दिया जाता है, 10 साल, उसके बाद 20 साल, उसके बाद 30 साल, ऐसे दोस्तों एमएससीपी दिया जाता है। ये दोस्तों एमएससीपी कोई प्रमोशन नहीं है, ये केवल दोस्तों एक वित्तीय लाभ है जो 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष में दिया जाता है। अगर उसी ग्रेड में कोई कर्मचारी है उसके बाद 20 वर्ष में दिया जाता है और 30 वर्ष में दिया जाता है। टोटल मिलाकर पूरी सेवा काल में 3 वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, 3 एमएससीपी दी जाती हैं। तो दोस्तों
इसका जो राइट आंसर है 72 का 50 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 73, when was the departmental council of the Ministry of Railway under JCM started functioning। दोस्तों पूछा गया है 73 में विभागीय जो परिषद की स्थापना कब हुई थी और रेल मंत्रालय ने जेसीएम के अंतर्गत कार्य करनी कब शुरू की गई थी। दो क्वेश्चन को दोस्तों एक साथ पूछ लिया गया है कि विभागीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो विभागीय परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1968 1968 में हुई थी। विभागीय परिषद दोस्तों ये एक रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्य करती है। विभागीय परिषद की बात करें तो विभागीय परिषद ये रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्य करती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड स्तर पर ही होते हैं, जिनको महानिदेशक होते हैं। महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं विभागीय परिषद के। अगर इसकी बैठक की बात करें कि कई बार पूछ ली जाती है कि इसकी बैठक कब होती है, तो दोस्तों 4 माह में एक बार होती है। मतलब दोस्तों साल में 3 बार इसकी बैठक होती है विभागीय परिषद की। अगर सदस्यों की बात करें दोस्तों कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सरकारी पक्ष से तो दोस्तों सरकारी पक्ष से 5 से 10 सदस्य होते हैं, 5 से 10 सदस्य होते हैं। लेकिन दोस्तों यूनियनों के 30 सदस्य होते हैं, जो भी मान्यता प्राप्त यूनियन है उनके 30 सदस्य होते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों आगे बात हुई है कि 73 में जेसीएम के बारे में भी बात कर लेते हैं। जेसीएम की जो शुरुआत हुई थी वो 28 अक्टूबर 1966 28 अक्टूबर 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी और हेटले आयोग की सिफारिश पर दोस्तों इसको शुरू किया गया था। हेटले आयोग की सिफारिश पर दोस्तों इसको शुरू किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म दोस्तों कई बार पूछ ली जाती है, जेसीएम की फुल फॉर्म क्या है। तो जेसीएम की जो फुल फॉर्म है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों संयुक्त परामर्शदाता तंत्र इसका राइट हो जाएगा जेसीएम का। तो 73 का जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि 73 में जो पूछा गया था कि विभागीय परिषद की स्थापना कब हुई थी और रेल मंत्रालय ने जेसीएम के अंतर्गत कार्य कब शुरू किया था, तो 1968 इज राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 74 में पूछा गया है व्हाट आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर बाय फॉल्सिंग देयर आइडेंटिटी। पूछा गया है कि व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान गलत बताकर अपने कंप्यूटर से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास क्या है। तो दोस्तों वो है फिशिंग स्कैम्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। फिनिशिंग नहीं है दोस्तों, ये फिशिंग लिखा हुआ है। फिशिंग स्कैम्स ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम बेसिक पे प्लस एनपीए एडमिसिबल टू IRHS डॉक्टर्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 2,37,500 ऑप्शन ए राइट आंसर है। पूछा गया है कि IRHS जो डॉक्टर होते हैं उनका अधिकतम मूल्य वेतन प्लस एनपीए क्या होता है, तो 2,37,500 होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखिए 76 में पूछा गया है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा कि वंदे भारत ट्रेन के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं इट इज यूज EMU ट्रांसैट। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो राइट आंसर है कि ट्रांजिस्ट यूज किए जाते हैं। फर्स्ट सच ट्रेन वाज स्टार्टेड बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी। तो दोस्तों ये फर्स्ट जो ट्रेन थी न्यू दिल्ली से वाराणसी को चली थी, तो ये भी राइट है। और ये दोस्तों कब चली थी, ये चली थी दोस्तों 15 फरवरी 2019 से 15 फरवरी 2019 को, तो ये भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए इट इज द कैटेगरी ऑफ हाई स्पीड ट्रेन। तो दोस्तों ये हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, ऑप्शन सी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर गलत है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों, हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। वंदे भारत के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका पहले
जो नाम था T18 के नाम से जाना जाता, ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी जो अधिकतम स्पीड है 180 की स्पीड है, 180 की अधिकतम स्पीड है। और इसको पहले T18 के नाम से जाना जाता था। और इसको जो तैयार करती है, जो कंपनी तैयार करती है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, दोस्तों इसको तैयार करती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है कि ये हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, सेमी स्पीड ट्रेन है। और वंदे भारत के बारे में आपको मैंने कुछ और पॉइंट बता दिए थे कि ये पहली जो दिल्ली से वाराणसी को चली थी 15 फरवरी 2019 में। और स्पीड दोस्तों 180, और इसको दोस्तों T18 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 70 से मैं देखिए दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित ई पत्रिका का नाम क्या है। तो दोस्तों पत्रिकाओं के नाम दिए हुए हैं, पारिजात, कारवा, गुलमोहर, समीकरण। तो दोस्तों पारिजात इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है, ई पत्रिका, उसका नाम पारिजात है। हम यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण जो संस्थान है उसका जो हेडक्वार्टर है ये दोस्तों दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए 78 में पूछा गया है, नो इंटीमेशन टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन इज रिक्वायर्ड इज गिविंग और receiving money between railway employees and his father does not exceed। 78 में पूछा गया है कि रेलवे के बीच पैसे के जो लेन देन है, पैसे का जो लेन देन है, रेलवे कर्मचारी है पैसे का जो लेन देन करता है किसी के साथ में, तो किस कितने तक बोल सकते हैं कि कितने तक प्रशासन को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि 50,000, 1,00,000, 1 मंथ बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय और 2 मंथ ऑफ बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है कि रेलवे कर्मचारी किसी के साथ लेन देन करता है तो 2 महीने से अधिक का, यदि बेसिक से ज्यादा लेन देन करता है तो रेलवे को सूचना देना आवश्यक है। अंततः दोस्तों 2 महीने तक जो बेसिक है उसका लेन देन करता है तो दोस्तों रेलवे को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आवश्यकता नहीं है, तो 2 मंथ बेसिक ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 79, व्हाट आर दी परसेंटेज ऑफ बेसिक पे ऑफ टीचिंग अलाउंस एडमिसेबल टू नॉन गजेटेड फैसिलिटी पोस्टेड ऑफ ZRTI and Group A officer posted at NAIR रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 25-12, ऑप्शन बी में 15-30, ऑप्शन डी में 12-25 है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका यही हो जाएगा 12-25, ऑप्शन सी। इसमें पूछा गया था कि ZRTI में जो तैनात जो रहते हैं राजपत्रित कर्मचारी जो काम करते हैं और ए अधिकारी को स्वीकार्य शिक्षण वेतन के मूल वेतन का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों 12 और 25 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच इज ट्रू अबाउट द प्रमोशन थ्रू सूटेबिलिटी। उपयुक्तता के माध्यम से पदोन्नति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सत्य पूछा गया है कि पैनल इज ड्रॉन ऑन द बेसिक ऑफ सीनियरिटी। दोस्तों ये राइट है कि पैनल है वरिष्ठता के आधार पर तैयार किया जाता है, ये दोस्तों यहाँ पर राइट है, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 81, रेलवे सर्वेंट हुज एम्प्लॉय इज इंटेंसिव शैल बी ग्रांटेड एवरी वीक कमिंग ऑन ए संडे कंसल्टिव रेस्ट नॉट लेस देन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 81 में, जो रेलवे कर्मचारी जिसका रोजगार गहन है, गहन मतलब इंटेंसिव है, को प्रत्येक रविवार से शुरू होने वाले सप्ताह में कम से कम कितने घंटे का विश्राम दिया जाएगा। तो दोस्तों उसको दिया जाता है 33, 30, 24, 20 सॉरी दोस्तों 30 घंटे का उसको आराम दिया जाता है
30 घंटे का उसका आराम दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 24 गलत है, 20 गलत है, 30 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसमें दोस्तों जो गहन कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को जो एच ओ ई आर के तहत जो बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणी में दोस्तों क्या क्या श्रेणी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से दोस्तों ये बांटा गया है। पहली दोस्तों होती है जिसको गहन बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरी जो होती है दोस्तों निरंतर होती है, निरंतर, जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तीसरी जो होती है दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी होते हैं, जिसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं एसेंशियल इंटरमिटेंट। चौथे जो होते हैं दोस्तों अपवर्जित होते हैं, अपवर्जित होते हैं, जिसको एक्सक्लूडेड बोलते हैं। 4 प्रकार के दोस्तों, ये 4 प्रकार से इनको डिवाइड किया हुआ है। गहन जो होते हैं दोस्तों उसमें 8 घंटे की ड्यूटी में दोस्तों कम से कम 1 घंटे से भी कम निष्क्रिय रहते हैं, मतलब वो मानसिक रूप से दोस्तों व्यस्त रहते हैं। उनको दोस्तों इंटेंसिव में यहाँ पर रखा गया है, जैसे कंट्रोलर है, मोटरमैन है, और इनकी जो औसत सप्ताह घंटे की जो ड्यूटी होती है वो 42 से 45 घंटे होती है, 42 से 45 घंटे होती है। दूसरे जो दोस्त होते हैं निरंतर, जो कंटिन्यूअस होते हैं, उनको दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी में दोस्तों 2 घंटे से कम निष्क्रिय रहते हैं, मतलब 2 घंटे तक वो दोस्तों निष्क्रिय रह सकते हैं। उन थोड़ा सा गहन से दोस्तों मानसिक जो थकान है वो कम रहेगी इनकी। औसत सप्ताह के घंटे दोस्तों ये 48 से 54 घंटे दोस्तों इनकी ड्यूटी होती है औसत। जैसे पॉइंट्समैन है, रनिंग स्टाफ है, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरे होते हैं दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी जो दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जैसे पियोन हुआ, बंगला कर्मचारी हुआ, जिनको शारीरिक या मानसिक कोई भी जोर नहीं पड़ता है, वो आवश्यक रूप से विरामी होते हैं। चौथे जो होते हैं दोस्तों अपवर्जित, एक्सक्लूडेड, इनकी दोस्तों 24 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब सुपरवाइजर जो भी होते हैं ये दोस्तों अपवर्जित श्रेणी में आते हैं। इनको दोस्तों कभी भी बुला लिया जाता है तो ये एक्सक्लूडेड या अपवर्जित श्रेणी में आते हैं। तो 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो पूछा गया था 80 में 80 नंबर जो 81 था दोस्तों, 81 चल रहा था। 81 में दोस्तों पूछा गया था कि रविवार से शुरू होने वाले जो सप्ताह है कम से कम कितने घंटे का विश्राम दिया जाता है, तो 30 घंटे का विश्राम दिया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 82, इफ इज ए रेलवे सर्वेंट वांट टू अंडरटेक ऑनररी वर्क ऑफ सोशल नेचर है। इसमें पूछा गया है कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी सामाजिक प्रकृति का, मतलब समाज के प्रति कोई कार्य करना चाहता है, तो दोस्तों क्या रेलवे से उसको स्वीकृति लेनी है, नहीं लेनी है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं कि ही इज रिक्वायर्ड टू नो प्रोविजन सेंशन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसको रेलवे प्रशासन की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों उसको आवश्यकता नहीं है यदि अंडरटेक हॉनरी वर्क ऑफ सोशल नेचर के लिए वो कार्य कर रहा है, तो रेलवे से कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ए इज रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ इंटीमेशन टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों यहाँ भी पूछा गया कि उसे रेलवे से सूचना लेने आवश्यक है, तो दोस्तों उसको सूचना लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83, दी कंपेंसेट अपॉइंटमेंट में बी अलाउड टू सेकंड वाइफ ऑफ द डिकेज्ड रेलवे एम्प्लॉय विथ हिज फर्स्ट वाइफ स्टिल ए लाइव। पूछा गया है कि मृतक रेलवे कर्मचारी की पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। तो दोस्तों इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर है कि नहीं दी जा सकती। यदि पहली पत्नी जीवित है तो उसको ही दोस्तों अनुकंपा नौकरी दी जाएगी और सेकंड पत्नी को नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए विच इज नॉट द मोड ऑफ रिक्वायरमेंट इन रेलवे नाउ। 84 में पूछा गया है कि अब रेलवे में भर्ती का तरीका नहीं है, ऐसे पूछा गया है। तो स्काउट ऑफ गार्ड्स, स्काउट
और गाइड्स कोटा से दोस्तों भर्ती होती है, कल्चरल कोटा से भर्ती होती है और स्पोर्ट्स कोटा से भी भर्ती होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो तीनों दोस्तों यहाँ पर सही है और ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कि इन सभी से होती है। इसमें पूछा गया था कि किससे नहीं होती है, तो तीनों से होती है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि स्पोर्ट्स कोटा में भी होती है, कल्चरल कोटा में भी भर्ती होती है और स्काउट कोटा में दोस्तों भर्ती होती है। अगला क्वेश्चन 85 देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी फॉर एमएससीपी कंप्राइज ऑफ, जो स्क्रीनिंग कमेटी है एमएससीपी के लिए निम्नलिखित में शामिल है कि एमएससीपी के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें कौन शामिल है। तो उसमें दोस्तों शामिल होते हैं 1 जेजी ऑफिसर एंड 2 सीनियर स्केल ऑफिसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है कि 1 जेजी ऑफिसर होता है और 2 सीनियर स्केल के ऑफिसर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 से, हाउ मच इज दी हॉस्टल सब्सिडी विच में रिम्बर्स्ड पर मंथ पर चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 6500, 6750, 5600 और 5550। यहाँ पर दोस्तों पुराने के हिसाब से पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6750 है। अभी जो वर्तमान में जो रेट इंक्रीज हुए हैं दोस्तों, इंक्रीज जो हुए हैं अभी वर्तमान में 8438 रुपये दोस्तों पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। ये पुराने रेट के हिसाब से 6750 है। अगर शिक्षण भत्ते की बात करें तो शिक्षण भत्ता दोस्तों पहले 2250 रुपये पर मंथ मिलता था, 2250 रुपये। अभी दोस्तों 2813 रुपये पर मंथ हो गया है। टोटल 33,756 रुपये दोस्तों अभी मिलता है। यहाँ हॉस्टल सब्सिडी के बारे में पूछा गया है तो यहाँ ऑप्शन बी राइट है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि न्यू है 8,438 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में देखिए दोस्तों, 87 में पूछा गया है विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ SC/ST कैंडिडेट इज ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट फॉर लेवल 1 पोस्ट इन रेलवेज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लेवल 1 में भर्ती होती है, खुली भर्ती होती है, में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो 87 में देखिए पहला है रिलैक्सेशन इन अपर एज ऑफ 5 इयर्स, दोस्तों ये राइट है। एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जो एग्जामिनेशन फीस होती है परीक्षा शुल्क, उसमें भी दोस्तों छूट दी जाती है। अगला देखिए रिलैक्सेशन इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दोस्तों फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, परीक्षा दक्षता जो परीक्षा होती है, सारे दक्षता परीक्षा, उसमें कोई छूट नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। एज में भी छूट मिलती है, फीस में भी छूट मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST कैंडिडेट को दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर की फिजिकल जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें छूट नहीं मिलती है। अगला देखिए 88 में देखिए दोस्तों, विच इज आर फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट अपॉइंटमेंट टू दी वर्ड पार्शली मेडिकल डिकराइज एम्प्लॉयज। ऑप्शन दिए हुए ABCD में मेडिकल डिकराइज एम्प्लॉयज नीड टू हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ सर्वेंट लेफ्ट ऑन पार्शियल मेडिकल डिटर्नाइजेशन पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में दोस्तों। आंशिक रूप से जो चिकित्सा विभाग कर्मचारी डिकराइज जो कर्मचारी हैं के में अनुकंपा नियुक्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो आंशिक चिकित्सा डिकराइज जो कैंडिडेट हैं के लिए चिकित्सा कर्मचारी के पास कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए, तो ये राइट है। दूसरे में पूछा गया वार्ड ऑफ एम्प्लॉय में बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन ऑल ग्रुप C पोस्ट एज पर हिज मार्क एविडेंट इन रिटन एग्जामिनेशन। बोला गया है कि कर्मचारी के बच्चे को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर समूह C के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों विचार नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 89, द प्रेजेंटली हु इज द अथॉरिटी ऑफ सैंक्शन कंपोजिशन अपॉइंटमेंट इन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी इन प्रायोरिटी 1
कंपोनेंट ग्राउंड अपॉइंटमेंट केस। इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में जो प्रायिकता के आधार पर, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रकरणों में मंत्री स्तरीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये डीआरएम के पास होता है। अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों में मंत्री जो स्तरीय श्रेणी होती हैं और उसमें दोस्तों अनुकंपा नियुक्ति का जो अधिकार है डीआरएम के पास है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि यदि ऊपरी सीमा में कोई अनुकंपा नियुक्ति में छूट जाना चाहता है, 1 वर्ष की छूट डीआरएम साहब दे सकते हैं। 1 वर्ष की छूट दोस्तों डीआरएम साहब दे सकते हैं। यदि न्यूनतम सीमा में यदि छूट जाना चाहते हैं तो दोस्तों जीएम साहब 1 वर्ष की छूट दे सकते हैं न्यूनतम सीमा में। और रेलवे बोर्ड दोस्तों 2 वर्ष की छूट दे सकता है, 2 वर्ष की दोस्तों छूट दे सकता है रेलवे बोर्ड न्यूनतम सीमा में। तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ लेने हैं। ऊपरी सीमा की बात कर रहा हूं तो ऊपरी सीमा में 1 वर्ष की छूट डीआरएम साहब दे सकते हैं और न्यूनतम सीमा में 1 वर्ष की छूट जीएम साहब दे सकते हैं और 2 वर्ष की छूट रेलवे बोर्ड दे सकता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डीआरएम साहब। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर में पूछा गया है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य आशुलिपि विकसित करने के लिए 1965 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि समिति 1965 में जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके जो अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, काका साहब कालेलकर इसके राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है व्हाट इज ट्रू अबाउट जीडीसी, कि जीडीसी के बारे में क्या सही है? ऑप्शन फर्स्ट में देखिए रिक्रूटमेंट कैंडिडेट आर सेलेक्टेड अगेंस्ट आरआरबी कोटा से दोस्तों ये सेलेक्ट किए जाते हैं। दूसरे में पूछा गया है कि ये राइट हो जाएगा इसका, अपीयरिंग कैंडिडेट कैन बी द एम्प्लॉयज फॉर द जोनल रेलवे, कि जो कर्मचारी हैं किसी भी क्षेत्रीय कर्मचारी हो सकते हैं, किसी से भी नहीं हो सकते दोस्तों। जहां से जीडीसी की वैकेंसी निकली है वहीं से दोस्तों वो कर्मचारी रहेगा, उस जोन से ही दोस्तों वो कर्मचारी रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए दिस इज नो रिजर्वेशन ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन जीडीसी, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दोस्तों आरक्षण होता है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। और दोस्तों इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रिक्रूटमेंट ऑफ द लेवल 6, दोस्तों ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसमें कि आरआरबी के तहत दोस्तों ये भर्ती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 92 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं पुनरक्षण, उत्सर्जन, व्यंजन, वैश्विक, तो दोस्तों उत्सर्जन यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 93 व्हाट डज पी ऑफ कोपा स्टैंड फॉर, सीओपीए में पी का अर्थ क्या है ये पूछा गया है। सीओपीए में पी का अर्थ क्या है? तो पहले कोपा की फुल फॉर्म आप देख लें, कोपा क्या है उसकी फुल फॉर्म देख लें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर। तो आप पी का अर्थ देख सकते हैं, तो पी का अर्थ होता है प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। फुल फॉर्म दोबारा से सुनिए, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो पी की अर्थ पूछा है तो पी का अर्थ होता है प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म दोबारा से सुनिए, सीओपीए की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ये दोस्तों एक आईटीआई जो होती है दोस्तों, आईटीआई का कोर्स है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। कोपा एक क्या है, आईटीआई से संबंधित एक कोर्स है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। पी का अर्थ पूछा गया था, पी का अर्थ यहाँ पर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 94 है, यदि टाइम लिमिट फॉर फिलिंग फर्स्ट अपील बाय ए
requester from the receipt of PIO decision under sub section 1 of section 19 is। पूछा गया है कि उपधारा 1 के तहत पीआईओ के निर्णय की प्राप्ति के अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा क्या होती है। तो प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिन होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 30 दिन यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन 96 देखिए, द अकाउंट्स ऑफ द एसबीएफ इज मॉनिटर्ड एंड इंटरनली चेक्ड बाई। एसबीएफ के खातों की निगरानी और आंतरिक जांच किसके द्वारा की जाती है। 96 में ये पूछा गया है। दी ऑफिस ऑफ पीएफए, दोस्तों पीएफए द्वारा ही की जाती है। पीएफए होता है दोस्तों प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है कि जो एसबीएफ होती है, स्टाफ बेनिफिट फंड जो कमेटी होती है, उसके जो खातों की जांच जो की जाती है वो पीएफए प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 की जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके तहत दोस्तों कौन कौन से निकाय आते हैं। तो यहाँ पर से निकाय पूछा गया है। तो निकाय में देखिए 98 में थिंकिंग ह्यूमनली मतलब ऑप्शन 97 चल रहा है हमारा। 97 में देखिए, 97 में नारकोटिक्स कंट्रोल क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा निकाय आरटीआई के अंतर्गत आता है, दायरे में आता है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं आता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये भी नहीं आता है। और इन्फॉर्मेशन प्रवर्तन निर्देशालय बोलते हैं इसको दोस्तों। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय, ये भी दोस्तों नहीं आता है। तो तीनों ही यहाँ पर दोस्तों नहीं आते। नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 98 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, उसका दोस्तों लक्ष्य क्या नहीं है। तो पहला थिंकिंग ह्यूमनली मतलब मानवीय सोच। दूसरा अडॉप्टिंग एनवायरनमेंट एंड सिचुएशन पर्यावरण और परिस्थितियों को अनुकूलित करना। और तीसरा है द रूल टू रूल ओवर ह्यूमंस मनुष्यों पर शासन करना। दोस्तों ये नहीं है इसका कि ये इसका उद्देश्य नहीं है कि मनुष्यों पर शासन किया जाए। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दोस्तों इसका राइट है, ये भी राइट है, ये सब पर दोस्तों ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है कि ये मनुष्यों पर शासन नहीं करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 99, इसमें पूछा गया है सेक्शन 41V11 ऑफ आरटीआई एक्ट स्टेट्स द पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश कि आरटीआई अधिनियम की धारा 41V और 11 में कहा गया है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रकाशित करना चाहिए। तो दोस्तों प्रकाशित करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन देखिए दोस्तों, द बजट ऑफ अलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी ये है दोस्तों प्रोस्पेड एक्सपेंडिचर्स और रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटमेंट्स मेड। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज कि प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, प्रस्तावित व्यय और संवितरण पर रिपोर्ट ये दोस्तों इसके सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रकाशित करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 100, दी रेलवे सर्विस डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल 1968 डज नॉट अप्लाई टू। तो आरपीएफ पर भी नहीं होता है दोस्तों, कैजुअल लेबर पर भी नहीं होता, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पर भी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि रेलवे सेवा जो अनुशासनात्मक एवं अपील है नियम 1968 निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों आरपीएफ पर भी नहीं होता है, कैजुअल लेबर पर भी नहीं होता है, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होते हैं उन पर भी नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए 101। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार से आए हैं कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
101 में, तो प्रत्याशा, वैज्ञानिक, आरोग्य और सेवानिवृत्ति। तो दोस्तों सेवानिवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 102, व्हाट इज फॉल्स अबाउट एमएसपी स्कीम से। एमएसपी जो स्कीम है उसमें क्या गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, पहला दिया हुआ है पद नो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इन अलाउड फॉर 1 ईयर ऑफ एम्प्लॉय हु रिफ्यूज प्रमोशन, कि पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारी को 1 वर्ष तक कोई वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ पर है और उसको अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पूछा है कि फॉल्स, तो अनुमति दी जाएगी, तो यहाँ ये नहीं होगा, इसका आंसर है सीनियरिटी ऑफ द कंसिडर्ड व्हाइल ग्रेडिंग एमएसपी टू रेलवे टीचर्स है। रेलवे शिक्षकों को एमएसपी प्रदान करते समय वरिष्ठता पर विचार किया जाता है। दोस्तों वरिष्ठता पर विचार किया जाता है, ये वरिष्ठता पर विचार नहीं किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन देखिए अगला पॉइंट में देखा है रिजर्वेशन इज अलाउड इन एमएसपी व्हेन परमिटेड इन लेवल 8 एंड 9, कि आरक्षण में एमएसपी में अनुमति दी जाती है जब अनुमति का जो स्तर होते हैं, लेवल होते हैं 8 और 9। तो दोस्तों ये भी गलत है। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ये सभी गलत हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वो पहला जो पॉइंट था मैं सही बता रहा था, इसमें बोला गया है कि पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारी को 1 वर्ष तक कोई वित्तीय उन्नयन की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों उसको अनुमति दी जाएगी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज, दोस्तों सभी तीनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन 103 में पूछा गया है विच इज फॉल्स अबाउट एडवांस। एडवांस के बारे में कौन सा गलत है। तो दोस्तों कौन सा गलत है, पहला पूछा एडवांस इज ए रिकवरेबल सम पेड टू ए रेलवे सर्वेंट, की जो अग्रिम राशि है रेलवे कर्मचारी को दी जाने वाली वसूली योग्य राशि है, तो वसूली की जाती है, वापस ली जाती है, ये राइट हो जाएगा। एडवांस पेड आउट ऑफ द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड वेयर इंटरेस्ट रेट, राज्य में जो भुगतान किए गए अग्रिम रेलवे भविष्य निधि ब्याज दर वहन करती है, तो ब्याज नहीं लेती है दोस्तों। अग्रिम जो भी एडवांस होते हैं उन पर दोस्तों ब्याज नहीं लेती है। तो ऑप्शन बी जे राइट होगा यहाँ पर। इसका जो गलत पूछा था तो ये यहाँ पर गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ए रेलवे सर्वेंट इन हिज एंड ट्रायल सर्विस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। लीव नॉट ड्यू की बात कर रही थी, एल&डी की छुट्टी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है कि रेलवे कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा काल में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय अवकाश की जो अधिकतम सीमा है वो क्या है, तो 360 एल&डी दोस्तों 360 मिल सकती हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र पर है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 1-2 क्वेश्चन साथ में करा देता हूँ। स्टडी लीव के बारे में कई बार पूछा जाता है कि स्टडी लीव कितनी मिलती हैं, तो दोस्तों 24 माह की मिलती है। और 24 माह में दोस्तों ये 12 माह की एक बार, उसके बाद 12 माह की दोस्तों दूसरी बार मिलेंगी, एक साल की दोस्तों मिलेंगी। अगर डॉक्टर या एमबीबीएस कोई करना चाहता है तो दोस्तों उसको 36 माह की मिलती हैं, लेकिन दोस्तों 12 माह 12 माह 12 माह इस प्रकार से दोस्तों ये मिलती हैं। मैटरनिटी लीव दोस्तों 180 डे की मिलती है मैटरनिटी लीव। अगर पैटर्निटी की बात करें तो दोस्तों 15 दिन की लेती हैं, और सीसीएल की बात करें तो 730 दिन की होती हैं। चाइल्ड केयर लीव 730 दिन, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ छुट्टियां होती हैं। यहाँ पर लीव नॉट ड्यू के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर 360 है। अगला क्वेश्चन देखिए 105, हु परसिडेस ट्रिब्यूनल लेवल पीएनएम की 104 में पूछा गया है, 105 नंबर क्वेश्चन नंबर 105 है, हु परसिडेबल ट्रिब्यूनल लेवल पीएनएम की न्यायिक स्तर पर जो पीएनएम का अध्यक्षता कौन करता है, पीएनएम का अध्यक्षता कौन करता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड ये नहीं करता है, मेंबर ऑफ फाइनेंस ये भी नहीं करता है, डायरेक्टर ऑफ जनरल ये भी नहीं करता है, नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज हो जाएगा। पीएनएम का दोस्तों फुल फॉर्म होती है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था दोस्तों। यहाँ अध्यक्ष है कि 3 प्रकार से अध्यक्ष होते हैं, कि
मंडल स्तर पर डीआरएम इसके अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और रेलवे बोर्ड पर स्तर पर इसके महानिदेशक अध्यक्ष होते हैं। यहाँ अध्यक्षता के बारे में दोस्तों पूछा गया, तो इनमें से कोई भी नहीं होता है। और मैंने आपको बता दिया कि मंडल स्तर पर डीआरएम, क्षेत्रीय स्तर पर जीएम और रेलवे बोर्ड स्तर पर महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट, पी से परमानेंट, एन से नेगोशिएटिंग और एम से मशीनरी, जिसको स्थायी वार्ता तंत्र हिंदी में बोलते हैं। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी 1952 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है पीएनएम की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द percentage of distribution of the money value among railway board headquarter and division respectively on the surrender of a post। यहाँ पूछा गया है कि जो बोर्ड है, रेलवे है, रेलवे बोर्ड हेडक्वार्टर एंड डिवीजन कि किसी पद को यदि सरेंडर करते हैं, किसी पद को सरेंडर करते हैं तो उसमें रेलवे बोर्ड मुख्यालय और डिवीजन के बीच क्रमशः धन मूल्य का वितरण कितना प्रतिशत होता है। ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, धन मूल्य का जो प्रतिशत होता है रेलवे बोर्ड और एक सेकंड दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी वैल्यू अमॉन्ग रेलवे। यहाँ पूछा गया है कि किसी पद को सरेंडर करने पर रेलवे बोर्ड मुख्यालय और डिवीजन के बीच क्रमशः धन मूल्य का वितरण कितना प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 25, 25 और 50। इस प्रकार से दोस्तों धन मूल्य का वितरण होता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, 107 में पूछा गया है विद लाइफ साइकिल जीएम कैन बी एक्सटेंड आफ्टर ड्यू अप्रूवल अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 107 में पूछा गया है कि जीएम में बोली जीवन चक्र को उचित अनुमोदन के बाद अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों 180 दिन तक उसको बढ़ाया जा सकता है, 180 दिन तक है। अगला क्वेश्चन 108 है, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा पुरस्कार गौरव योजना नामक संशोधित पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी। 108 में पूछा गया है कि राजभाषा विभाग द्वारा राज्य भाषा पुरस्कार गौरव योजना नामक संशोधित पुरस्कार योजना कब से शुरू की गई थी 108 में। तो दोस्तों ये शुरू की गई थी 2022 से 23। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 109 में देखिए, एन एड्रेस गिवन टू ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज। बोला गया है कि नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया पता क्या कहलाता है। तो दोस्तों लोक स्थानीय होस्ट ये नहीं कहा जाता है, लोकल एड्रेस भी नहीं कहा जाता है, नेटवर्क एड्रेस भी नहीं कहा जाता है। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों आईपी एड्रेस कहा जाता है, इसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें पूछा गया है कि द टाइम लिमिट ऑफ टू डू प्रिपरेटरी और एंड compulsory work is a week to intensive and continuous category are respectively कि एक सप्ताह में प्रारंभिक जो